ड्रैगन पूछता है कि क्या उसे उनका रूप देखकर डर नहीं लगता, और जेफ जवाब न देने का फैसला करता है। दूसरा ड्रैगन कहता है कि उसे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो अंडा उसने लिया वो उनके लोगों की आखिरी उम्मीद है। जेफ अंदाजा लगाता है कि शायद ग्रीन बेबी की बात हो रही है, और दूसरा ड्रैगन उस पर इल्जाम लगाता है कि उसने उसे बुरा नाम दिया। फायर ड्रैगन कहता है कि ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए काम पर आना बेहतर है। वो दोनों मिलकर आसमान में उड़ते हैं और अनजान इरादों के साथ ड्रैगन गॉड को जोर से पुकारने लगते हैं। जेफ फौरन डरपोक बनकर माफी मांगने लगता है और कहता है कि वो इस ड्रैगन को ज्यादा नहीं जानता था और अंडा चुराने का उसका इरादा नहीं था। लेकिन ड्रैगन्स पास में एक भव्य ड्रैगन की मूर्ति की तरफ नजर करते हैं। उसकी आंखों में दो रंगों की ऊर्जा एक साथ चमकने लगती है और जेफ की तरफ बढ़ती है। उसे स्वर्ग का तोहफा और ड्रैगन क्लैन का आशीर्वाद मिलता है, जो आज तक किसी को नहीं मिला। इसके बाद वो उसे ड्रैगन गॉड की ताकत का हिस्सा लेने का मौका देते हैं ताकि वो अजेय बन सके। इधर न्यूज में खबर फैलती है कि एक नई लेजेंड उभरी है जो जेफ तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। लोग अंदाजा लगाते हैं कि नाइट जेफ ने जल्दी लेवल अप करने के लिए ड्रैगन से कोई सौदा किया है। जेफ होश में आता है और महसूस करता है कि उसका सिर बहुत दर्द कर रहा है, लेकिन नोटिफिकेशन आती है कि वो और ताकतवर हो गया है। एबिस कहता है कि ड्रैगन्स उड़ गए और वो खुद लेवल 40 के जोन में बिल्कुल अकेला है। जेफ अपनी स्टैट्स देखता है और वहां ड्रैगन गॉड्स ब्लेसिंग पाता है। उसे एक नई स्किल मिलती है जिससे वो अपने पैसों को किसी भी नुकसान से बचाने वाली ढाल में बदल सकता है। वो ये भी जानता है कि इस स्किल का कोई रिकवरी टाइम नहीं है और एहसास होता है कि ये अविश्वसनीय किस्मत है। वो मुस्कुराता है और खुश होता है कि वेल्थ क्लास में नई स्किल्स आई हैं और एक और सब क्लास देखता है। अब उसके लिए जानवरों को वश में करने की कोई सीमा नहीं रही। जेफ को एक सच्चे देवता जैसी ताकत मिलती है और अब कोई भी मुसीबत उसे डरा नहीं सकती। वो घुटनों के बल बैठकर कहता है कि वो उन ड्रैगन गॉड्स के लिए अगरबत्ती जलाएगा जिन्होंने ये दिया। कुछ देर बाद वो लेवल 30 के टेस्टिंग हॉल में जाता है और वहां एक गार्ड मिलता है। उससे पूछा जाता है कि क्या वो एबिस लेवल चैलेंज लेना चाहता है, और जेफ फौरन हाँ कह देता है। नाइट उसे थोड़ा रुकने को कहता है, फिर एक पोर्टल खोलता है जो हवा अंदर खींचता है। नाइट उसे आगे बढ़ने और टेस्टिंग एरिया में जाने को कहता है और जेफ आगे बढ़ जाता है। कुछ ही पलों बाद वो एक विशाल बर्फीले बियाबान में पहुंचता है जो जानलेवा खतरों से भरा है। जेफ कहता है कि अगर उसे पहले पता होता कि यहाँ क्या है तो शायद वो ज्यादा गर्म कपड़े पहनता। कुछ ही पलों बाद एक विशाल स्नोबॉल उसकी तरफ उड़ता आता है जिसे उसे डोड्ज करना है। आखिरी पल में वो एक तरफ उछलता है ताकि ज्यादा नुकसान न हो। एबिस पूछता है कि उसने शील्ड क्यों नहीं लगाई और जेफ ईमानदारी से मान लेता है कि वो भूल गया था। कुछ ही पलों बाद बिगफुट जैसे दिखने वाले विशाल मॉन्स्टर्स उसकी तरफ दौड़ते आते हैं। जेफ अपने वफादार पेट को आगे बुलाता है ताकि इस बदमाश को दिखाए कि वो क्या कर सकता है। ड्रैगन फौरन उड़ता है और उस विशाल जीव पर आग की एबिलिटीज बरसाता है और उसे जल्दी खत्म करने की कोशिश करता है, और ऐसा ही होता है। एक और लड़ाई जो बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। जेफ सोचता है कि क्या हर दुश्मन एक ही बार में गिर जाएगा। सिस्टम अब ग्रीन ड्रैगन की नई एबिलिटीज जाहिर करता है जो उसे पहले से भी ज्यादा अनबैलेंस्ड बना देती हैं। लेकिन इसके बाद वो देखता है कि मॉन्स्टर्स की एक विशाल तादाद प्रकट हुई है और उसकी तरफ आ रही है। जेफ एज्योर किड को कहता है कि गंभीरता से काम ले और इलाके के सभी दुश्मनों को खत्म करे। बेबी आसमान में उड़ता है और दुश्मनों पर आग के विशाल गोलों की बारिश कर देता है। नतीजे में वो इस जगह के बॉस को उसके सभी साथियों समेत बिना ज्यादा मुश्किल के खत्म कर देता है। जेफ मुस्कुराते हुए कहता है कि ये सारे मॉन्स्टर्स एक ही वार में गिर जाते हैं, इसलिए ये बहुत आसान था। सिस्टम एक बार फिर सभी प्लेयर्स को बताता है कि प्लेयर नाइट जेफ कितना जबरदस्त है। उसे पाना चाहने वाले लोग कहते हैं कि ये इंसान सच में उनकी उम्मीदों पर खरा उतरता है। वो उस दिलचस्प इंसान से खुद मिलने और उसे अपनी तरफ लुभाने के लिए शहर वापस जाने का फैसला करते हैं। जेफ को एक और फ्रैगमेंट मिलता है और वो सोचता है कि अभी और कितने लेने होंगे। जेफ सोचता है कि अब वो ब्लैकमिश के पास जाकर बैज अपग्रेड करवा सकता है और डिस्काउंट भी मांग सकता है। इसके बाद वो गार्ड से विदा लेता है और कहता है कि वापस आने पर जरूर मिलेंगे। वो लगभग फौरन मेन सिटी की तरफ निकलता है ताकि अपने काम निपटाए और सोफिया से मिले। वापस आने पर वो पाता है कि मेन सिटी में पहले से कहीं ज्यादा लोग हैं और सच में वो एक हफ्ते से गायब था। सबसे पहले वो इक्विपमेंट की जांच करवाने का फैसला करता है और देखता है कि वहां काफी लोग हैं। वो बिना किसी औपचारिकता के अंदर घुस जाता है, लाइन लांघता है और मालिक से अपना इक्विपमेंट जांचने को कहता है। पहले ब्लैकमिथ उसे यहां से जाने और आम लाइन में आने को कहता है, लेकिन फिर वो उसे पहचान लेता है। वो समझ जाता है कि सामने वेल्थ का देवता खड़ा है और उसे अंदर आने और जो चाहे लेने को कहता है। बाकी लोगों को यकीन नहीं होता कि फर्स्ट क्लास नागरिक बिना लाइन लगाए कहीं भी जा सकते हैं।
जेफ ब्लैकमिथ को हीरो बैज देता है और मांग करता है कि जितनी जल्दी हो सके उसे अपग्रेड करे। ब्लैकमिथ कहता है कि वो फौरन काम शुरू करेगा और वादा करता है कि बेहद सावधानी बरतेगा। इसके बाद वो इस बैज पर कई वार करता है ताकि इसकी ताकत कई गुना बढ़ जाए। बैज बहुत तेज चमकने लगता है जिसकी वजह से बाकी प्लेयर्स को फौरन समझ नहीं आता कि ये लेजेंडरी आइटम है। जेफ इस रेलिक को देखता है और सोचता है कि इसमें कोई खास बात नहीं, लेकिन बाकी सबको ये अविश्वसनीय लगता है। प्लेयर्स को शक होता है कि उनके सामने लेजेंडरी नाइट जेफ खड़ा है और वो ब्लैक स्मिथ की तरफ मुड़ते हैं। जेफ को एहसास होता है कि अब छुपे रहना मुमकिन नहीं और मालिक से कहता है कि उसके हासिल किए आइटम्स की जांच करे। बाकी प्लेयर्स को पता चलता है कि यहाँ डार्क गोल्ड ग्रेड इक्विपमेंट की बड़ी तादाद मौजूद है। इलाके में नाइट जेफ के दिखने की खबर तेजी से फैलती है। प्लेयर्स फौरन वहां दौड़ने की कोशिश करते हैं ताकि जेफ का शागिर्द बन सकें। जेफ उनसे छुप जाता है और खुश होता है कि ना चाही तवज्जो से पीछा छुड़ा लिया। वो कहता है कि अब सारा ध्यान उसी पर है और ये बेहद थका देने वाला है। अचानक एक अनजान इंसान की आवाज आती है जो पूछता है कि उसे यहाँ क्या चाहिए। उसके सामने एक जवान आदमी आता है और कहता है कि उसके कोई बुरे इरादे नहीं और वो बस एक सौदा करना चाहता है। जेफ पूछता है कि क्या वो सच में डार्क गोल्ड गियर खरीदना चाहता है और वो कहता है कि बात बिल्कुल वो नहीं है। जेफ कहता है कि वो ये गियर 10 अरब गोल्ड में बेचने को तैयार है, लेकिन उसे कहा जाता है कि बड़ा सोचे। जेफ मन में सोचता है कि ये इंसान जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा कहां से आया। पास खड़े योद्धा को ध्यान से देखने पर उसे एहसास होता है कि ये एक टॉप असासिन है जो पिछली जिंदगी में अकेला रहता था। सामने वाला कहता है कि उसने उसमें बड़ी ताकत देखी है जो हकीकत में काम आ सकती है। वो कहता है कि उसे खोखले वादे पसंद नहीं और वो उसे पैसे, रुतबा और कोई भी औरत दिलाने को तैयार है अगर वो चाहे। इसके बाद वो उसे अपने अलायंस में शामिल होने का न्योता देता है ताकि वो मिलकर ये दुनिया बांट सकें। जेफ उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि खुशी है कि उसने उसकी ताकत को माना। इसके बाद अचानक कहता है कि उसे पसंद नहीं जब कोई दिखावा करे, इसलिए वो उसे अब भी मार देगा। सामने वाला योद्धा कहता है कि वो उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा क्योंकि कोई वजह नहीं है। जेफ को एहसास होता है कि वो किसी दूसरे अमीर आदमी को बर्दाश्त नहीं कर सकता क्योंकि तब वो खास नहीं रहेगा और उसे मार देता है। बाकी योद्धा हथियार उठाने की कोशिश करते हैं लेकिन असासिन उन्हें रोकता है और कहता है कि यहाँ हत्या मना है। जेफ कहता है कि उसने जो पैसे और इक्विपमेंट छोड़े हैं वो उनका हर्जाना है, लेकिन लगभग फौरन ही गार्ड्स का अलार्म बजता है जो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। वो सभी प्लेयर्स को घेर लेते हैं और हुक्म देते हैं कि कोई हिले नहीं। गार्ड का कैप्टन पूछता है कि किसने मेन सिटी में हत्या करने की हिम्मत की, इशारा करते हुए कि ये मना है। जेफ शांति से कहता है कि उसी ने उस बदमाश को खत्म किया और उससे पूछा जाता है कि वो इतने इत्मीनान से ये कैसे कह सकता है। लेकिन गार्ड का मुखिया जल्दी समझ जाता है कि वो फर्स्ट क्लास नागरिक से पाला पड़ा है और नर्म पड़ जाता है। जेफ उससे झूठ बोलता है कि उस आदमी ने उसे धमकी दी थी, इसलिए उसने थोड़ा सबक सिखाया। गार्ड प्रोटोगोनिस्ट को कहता है कि तब वो खुद इसे सुलझा लेंगे और नागरिक को अपने हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं। ये सब देखने वाले लोग ऐसी बेशर्मी और हिम्मत पर हैरान होते हैं और समझ जाते हैं कि अपर क्लास नागरिक कुछ भी कर सकते हैं। इधर गार्ड का मुखिया अपने साथियों को जल्दी पीछे हटने को कहता है। गार्ड पूछता है कि उन्होंने उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया, जिस पर वो कहता है कि इस मामले में एक अहम बात है। वो बताता है कि ये फर्स्ट क्लास नागरिक वही इंसान है जिसे ड्यूचेस ढूंढ रही है। इधर हम ड्यूचेस की रिहाइश पर पहुंचते हैं जहां सोफिया उकताई हुई बैठी है। वो सोचती है कि आसमान उसका मजाक उड़ा रहा है और अभी तक उसके प्यारे जेफ को नहीं भेजा। वो सोचती है कि इस इंसान की कोई खबर क्यों नहीं आई क्योंकि उसे उसकी बहुत याद आ रही है। कुछ देर बाद मेड दौड़ती हुई आती है और बताती है कि नाइट जेफ की खबर है। सोफिया खुशी से उछलकर खड़ी होती है और बेचैनी से पूछती है कि वो अभी कहाँ है, उससे जल्द मिलने की उम्मीद में। इधर हम उस रिस्पॉन पॉइंट पर पहुंचते हैं जहां अभी अभी मारा गया जवान आदमी वापस जी उठ रहा है। उसके साथी कहते हैं कि नाइट जेफ बहुत ज्यादा ताकतवर है और वो मानता है कि सच में ऐसा ही है। इसके बाद वो असासिन को चुपचाप शहर वापस जाकर गिरा हुआ इक्विपमेंट उठाने को कहता है। जेफ उन्हें कहता है कि वापस आने की जरूरत नहीं क्योंकि उसने उनका गियर नहीं लिया। गैंग का लीडर पूछता है कि वो क्या करने वाला है क्योंकि स्पॉन एरिया में लड़ाई नहीं हो सकती। जेफ कहता है कि अगर घास को जड़ से नहीं उखाड़ा तो वो वसंत में फिर उगाएगी और कत्लेआम जारी रखने का फैसला करता है। वो लगभग तुरंत अपनी ब्लैक बॉल स्किल इस्तेमाल करता है ताकि निशाने की हेल्थ जल्द से जल्द खत्म कर सके। वो बाकी सबको हुक्म देता है कि हिले नहीं वरना वो इस कत्लेआम में अगले होंगे। वो गर्व से कहता है कि उसके लिए एक इंसान को मारना या पूरी भीड़ को, दोनों बराबर है क्योंकि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ देर बाद
उसका शिकार लगभग उसी जगह फिर से जी उठता है। जवान आदमी कहता है कि खून खराबा बंद होना चाहिए, वरना गंभीर नतीजे होंगे। जेफ उस आदमी को मारता रहता है जिसने उसे सहयोग की पेशकश की थी, और कहता है कि ये धमकियां उस पर कोई असर नहीं करती। लोग हैरानी से उसे देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि वो रिस्पॉन पॉइंट पर किसी को क्यों मार रहा है। उसके साथियों को एहसास होता है कि हालात बुरे हैं, क्योंकि यंग मास्टर अब दोबारा जी नहीं उठ रहा। कुछ देर बाद एलीट गार्ड्स यहाँ पहुंचते हैं और हैरान होते हैं कि यहाँ हत्या करने की किसकी हिम्मत हुई। एसासिन कहता है कि नाइट जेफ चाहे कितना भी ताकतवर हो, ब्लैक इंक्वाजिटर्स की अदालत से बच निकलना नामुमकिन है। जेफ को हैरानी होती है कि किसी बेगुनाह को मारने से गार्ड्स का ध्यान खिंच जाता है। इसके बाद वो फौरन नीचे उतरता है और हथियार डाल देता है, क्योंकि ये दुश्मन अभी भी उसके लिए बहुत ताकतवर हैं। गार्ड्स उसे फौरन हथकड़ी पहनाकर ले जाते हैं और कहते हैं कि वो उनके साथ कोर्ट हाउस चलेगा। इधर हम एक अमीर हवेली में पहुंचते हैं, जहां एक जवान सरदार रहता आया है। उसके पास हमेशा रहने वाला एक बटलर कहता है कि यंग मास्टर होश में नहीं आ रहा। कुछ देर बाद एक बुजुर्ग आदमी कमरे में दाखिल होता है और पूछता है कि उसके प्यारे ब्रैंडन को क्या हुआ। उसे बताया जाता है कि किसी ने उसके बेटे को मारा है, और वो कहता है कि हत्यारे के पूरे खानदान को तबाह कर देगा। कुछ देर बाद हम इंपीरियल कोर्ट रूम में पहुंचते हैं, जहां जेफ पर मुकदमा चलेगा। उससे पूछा जाता है कि उसने ये हत्या क्यों की, जिस पर वो फिर कहता है कि उसे धमकी दी गई थी और मजबूरी में उसने खुद को बचाया। जूरी कहती है कि ये बिना किसी वजह के बेहद क्रूर और बेतुकी हिंसा है। इंक्विजिटर कहता है कि इस कहानी को देखते हुए उसे जिंदगी भर के लिए पूर्वी शहर से निकाल दिया जाएगा। जेफ सोचता है कि इस मुसीबत से कैसे निकले, और तभी सोफिया उसकी मदद के लिए आती है। वो कहती है कि जेफ ने बस एक ऐसे आवारे को मारा जिसने उसकी शान को ठेस पहुंचाई, इसलिए उसे सजा नहीं दी जा सकती। इंक्विजिटर्स उस माननीय महिला का स्वागत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि वो अचानक हत्यारे का साथ क्यों दे रही है। सोफिया कहती है कि जेफ उसका करीबी दोस्त है और वो नहीं चाहती कि उसके साथ नाइंसाफी हो। इंक्विजिटर याद करता है कि कानून के मुताबिक अगर कोई आम इंसान आपको तकलीफ दे तो उसे मारना जायज माना जाता है। सोफिया कहती है कि अब साफ है कि नाइट जेफ किसी गलती का दोषी नहीं और उसे जरूर उकसाया गया था। इसके बाद वो उसे अपने साथ चलने को कहती है और जेफ खुश होता है कि उसने असली हालात की गहराई में नहीं जाना चाहा। इसके बाद वो कहती है कि वो सस्ते में छूट गया, जिस पर वो कहता है कि ये कोई मुश्किल नहीं था। सोफिया आगे कहती है कि उसने सुना कि उसे 2 ड्रैगन्स ने अगवा किया था, और जेफ कहता है कि उसे कुछ बेहद कीमती मिला। सोफिया कहती है कि उसकी कहानी सुनना अच्छा लगेगा, और जेफ कहता है कि वो उसके साथ चलेगा। लेकिन उससे पहले वो पूछता है कि क्या मास्टर टेमर एस्टेट में है, क्योंकि उसे कुछ बात करनी है। सोफिया पूछती है कि क्या उसने दूसरी टास्क के लिए जरूरी शर्तें पूरी कर ली हैं। सेड्रिक कहता है कि कोई हैरानी नहीं कि वो 5 सोल पावर क्रिस्टल्स भर सकता है, क्योंकि वो बहुत तेजी से लेवल अप करता है। जेफ कहता है कि उसे दूसरी टास्क पूरी करने में मदद चाहिए ताकि अपनी स्किल बेहतर कर सके। सेड्रिक कहता है कि इस सवाल का कोई साफ जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि देवताओं का रियलम बहुत रहस्यमय है। जेफ अंदाजा लगाता है कि शायद बात किसी खोए हुए मंदिर की हो रही है, जहां देवताओं की मंजूरी मिल सकती है। सेड्रिक पूछता है कि उसे ये कैसे पता, और जेफ कहता है कि बस उसने इस जगह के बारे में सुना है। सोफिया उसके प्रति अपनी जबरदस्त हमदर्दी दिखाती रहती है और खुश होती है कि उनका हीरो कितना होशियार और खूबसूरत है। एबिट सिस्टम नोटिफिकेशंस देखता है और कहता है कि दूसरी टास्क पहली से ज्यादा मुश्किल होगी। सोफिया उससे कहती है कि सभी टास्क पूरी करके वापस आए, और जेफ सफर पर निकल जाता है। वो ये भी कहता है कि पहले एक और जरूरी काम निपटाना है और मंदिर की तलाश फिलहाल टालनी होगी। एबिस कहता है कि अपोकैलिप्स गेम में जीवों का पहला हमला कल शुरू होगा और उसे तैयारी करनी है। वो याद करता है कि जब ऐसा होता है तो मेन सिटी के सभी जीव तबाह हो जाते हैं और इमारतें बर्बाद हो जाती हैं। एबिज पूछता है कि क्या वो सच में अकेले ये संभाल सकता है, और जेफ कहता है कि वो अकेला नहीं होगा। फौरन इसके बाद वो एक पोर्टल खोलने का फैसला करता है, जो उसे अपने पुराने साथी के पास ले जाता है। डोलोरेस उसका मीठा चेहरा देखती है और कहती है कि अगर वो उसके पास आया है तो कुछ अच्छा नहीं होने वाला। वो पूछती है कि क्या उसने फिर से कोई ड्रैगन की मां ढूंढ ली, और जेफ कहता है कि इस बार बात अलग है। जेफ कहता है कि वो उसे एक फीस पर शहर में अपनी प्रॉपर्टी की देखभाल करने को कहना चाहेगा। डोलोरेस पूछती है कि कहीं ये कोई जाल तो नहीं, और जेफ कहता है कि वो अपने दोस्तों के साथ कभी धोखा नहीं करता। डोलोरेस काम करने को राजी हो जाती है और जेफ कहता है कि उसके साथ काम करके खुशी होती है। कुछ देर बाद वो कहता है कि उसने डोलोरेस से झूठ नहीं बोला, बस कुछ बातें छुपाई। इसके बाद वो अपोकैलिप्स गेम फोरम पर जाता है और पता चलता है कि कुछ लोग उसकी पहचान जानने की कोशिश कर रहे हैं।
जब वो सोता है तो अपोकैलिप्स का हमला धीरे धीरे शुरू होता है और वो जल्दी गेम स्पेस में पहुंच जाता है। बाकी लोग सोच रहे हैं कि अब क्या करें और इस बेकार गेम से कैसे छुटकारा मिले। इधर जेफ जागता है, कपड़े बदलता है और डोलोरेस के पास आता है जो अपनी जगह पर खड़ी है। जेफ कहता है कि शहर के पश्चिमी हिस्से की सारी दुकानें पूरी तरह उसी पर निर्भर हैं। कुछ और वक्त बीतने के बाद आसमान में अचानक चमकीली बैंगनी बिजलियां चमकने लगती हैं। डोलोरेस समझने की कोशिश करती है कि ये सब क्या है और जेफ कहता है कि उसे जल्दी उस पर बफ लगाना होगा। कुछ देर बाद बिजलियां एक विशाल पोर्टल में बदल जाती हैं और डोलोरेस को एहसास होता है कि रात मुश्किल होगी। सभी जोर से चिल्लाते हैं कि एबिस का हमला हो रहा है और ये बेहद खतरनाक है। गार्ड्स जल्दी से बाकी योद्धाओं को अपनी अपनी जगह लेने का हुक्म देते हैं। एक असली जंग शुरू होती है और गार्रिसन की बेतैयारी की वजह से बहुत लोग मारे जाते हैं। जेफ खुश होता है कि वो दुकानों में अपनी जगहें बचा पाएगा और डोलोरेस का हौसला बढ़ाता है। कुछ देर बाद उन्हें लॉर्ड पावर क्लास का एक विशाल लेवल 100 का बॉस दिखता है। डोलोरेस कहती है कि जब भी वो उसे काम पर बुलाता है तो कभी आसान नहीं होता। इसके बाद वो उस विशाल दुश्मन की तरफ कुछ कदम बढ़ाती है और उस पर एनर्जी ब्लास्ट मारती है। वार काफी होता है कि दुश्मन को नॉकआउट आउट कर दे और जेफ उसकी जबरदस्त ताकत की तारीफ करता है, लेकिन ये दुश्मन जल्दी और ताकतवर एलीट मॉन्स्टर्स से बदल दिया जाता है। डोलोरेस कहती है कि उसे थोड़ी मदद चाहिए क्योंकि वो अकेले हाथ जेब में डालकर खड़ी नहीं रह सकती। जेफ फैसला करता है कि अब ड्रैगन बुलाने का वक्त आ गया है और कहता है कि अब उसकी बारी है। इन्हीं शब्दों के साथ कहीं से एक विशाल छिपकली प्रकट होती है और किले की दीवारें तोड़ने की कोशिश करती हैं। नाइट्स एर मेजेज इन जीवों का मुकाबला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके पास अकेले संभालने की ताकत नहीं है। कुछ ही पलों बाद सिस्टम प्रोटागोनिस्ट को बताता है कि उसने एक एलीट अनोमैलस बॉस को मार डाला। जेफ उसे सावधान करता है कि कहीं उसकी महंगी दुकानें न तोड़े, क्योंकि ये उसके लिए सबसे जरूरी है। इसके बाद वो उसे नजदीक आते जायंट्स दिखाता है और हुक्म देता है कि उनसे निपटे। एजोर बेबी फौरन उसका हुक्म मानता है और आगे दौड़ता है ताकि जल्दी दुश्मनों को खत्म करे। जेफ खुश होता है कि बॉसेस एक के बाद एक मर रहे हैं और समझता है कि ये जल्दी लेवल अप करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। इसके बाद वो कहता है कि पश्चिमी इलाका उस पर छोड़ रहा है और वो कोशिश करे कि इसे बचाए रखे। वो जल्दी से हारे हुए बॉस के पास दौड़ता है ताकि सारी लूट उठा सके, जबकि उसका पेट मुख्य काम करता है। उसे एपिक क्वालिटी का डवोरस रिंग मिलता है जिसका इफेक्ट अभी अनजान है। इधर हम मेन सिटी के बाहरी इलाके में पहुंचते हैं जहां चम और उसके साथी घिरे हुए हैं। उसका ग्रुप बहादुरी से अपनी ताकत पर लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ज्यादा वक्त नहीं बचा। चम कहता है कि भागने का मौका ढूंढना होगा क्योंकि ये बॉसेस बहुत ताकतवर हैं। आगे की पंक्ति में खड़ा योद्धा कहता है कि वो इस बीस्ट को सिर्फ 5 सेकंड रोक सकता है, इसलिए सबको भागना होगा। वो फौरन आगे कहता है कि इस फैसले की वजह से और लोग न मरें, इसलिए यहां से निकलना जरूरी है। उसे फौरन एक तरफ फेंक दिया जाता है और वो कुछ देर के लिए बेहोश हो जाता है और उसे फौरन इलाज की जरूरत है। चम आते हुए मॉन्स्टर को देखकर दहशत में आ जाता है और एहसास होता है कि अब कोई उम्मीद नहीं। लेकिन कुछ ही पलों बाद एक ताकतवर एनर्जी बीम उस मॉन्स्टर पर आकर गिरती है जो उसे बहुत नुकसान पहुंचाती है। चूम हैरान होता है कि ये बॉस लगभग फौरन मारा गया जैसे कोई साधारण दुश्मन हो। आसमान की तरफ देखने पर उसे एक छोटा ड्रैगन दिखता है जो पूरी ताकत से मटरगश्ती कर रहा है। वो धीरे धीरे और बड़े बड़े बॉसर्स के ऊपर मंडराता है और अपनी दहाड़ से उन्हें बहरा करता है। वो हर एक को निशाना बनाता है और उन पर पूरी ताकत के आग के हमले बरसाता है। चम कहता है कि ड्रैगन बेहद ताकतवर है और आगे कहता है कि लगता है किसी ने उनकी दर्द भरी पुकार सुन ली। जेफ अपने ड्रैगन की तरफ मुड़कर कहता है कि अभी कुछ और बॉसेस खत्म करने हैं। बाकी प्लेयर्स उसकी तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं कि ये इस दुनिया का महान देवता है। नाइट जेफ की तरफ मुड़कर चूम कहता है कि वो उससे कुछ कहना चाहता है। वो उसे बचाने के लिए शुक्रिया अदा करता है और आगे कहता है कि अगर वो ना होता तो शायद वो यहीं रह जाते। जेफ जवाब देता है कि उसके की पर शुक्रिया की जरूरत नहीं। इसके बाद वो सलाह देता है कि वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में पनाह लो। चूम और उसकी टीम समझती है कि ये इंसान बेहद जबरदस्त है और वो उसके अच्छे साथी बनना चाहते हैं। जेफ अपने ड्रैगन की तरफ मुड़कर कहता है कि साधारण मॉन्स्टर्स को मारना बहुत कम असरदार है। वो फैसला करता है कि शहर के मेन गेट्स पर जाना होगा क्योंकि वहीं अनोमैल मॉन्स्टर्स से असली जंग होगी। जब जेफ दूसरों के सामने अपनी शान दिखा रहा है तब शहर जो किसी के बचाव से नहीं बचा बर्बाद पड़ा है। चम और उसकी टीम सोच रही है कि अभी भी इतने सारे अलग अलग मॉन्स्टर्स क्यों हैं। लड़ाई की गर्मी में उन्हें हैरानी होती है कि महान नाइट जेफ का लेवल फिर बढ़ गया। जेफ लेवल 35 पर पहुंचता है और ये लोगों को पागल करने लगा है क्योंकि ये बहुत तेजी से हो रहा है।
लेकिन कुछ ही पलों बाद उन्हें मेन गेट की तरफ से एक विशाल मेट्रॉयड उड़ता दिखता है। ये मेट्रॉयड किसी चौराहे के एक हिस्से से टकराता है, इसलिए उस इलाके की इमारतें जरूर मुसीबत में पड़ेंगी। जेफ शहर की तबाही देखता है और एहसास होता है कि ये एक भयानक नजारा है जिसे रोका नहीं जा सकता था। वो समझता है कि उसके सामने बहुत ऊंचे लेवल का एक बॉस लॉर्ड आ रहा है और वो अकेले शायद नहीं संभाल पाएगा। इधर गार्ड के नेता आपस में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनकी ताकत धीरे धीरे खत्म हो रही है। गार्ड कमांडर कहता है कि डिफेंस की पहली लाइन बनानी होगी और बाकी को पीछे हटना होगा। लेकिन कुछ ही पलों बाद वो बहुत सारी चमकीली बिजलियां देखते हैं जो कुमक के आने का संकेत है। ये जानकर कि अब उनकी तरफ से एक डिवाइन लेवल एक्सपर्ट लड़ रहा है, वो फौरन पीछे हटने का हुक्म रद्द कर देते हैं। डोलोरेस कहती है कि अगर जेफ ने उसे इतनी जल्दी बुलाया है तो शायद वो इस बॉस को खत्म करना चाहता है। जेफ कहता है कि वो बहुत होशियार है, लेकिन डोलोरेस याद दिलाती है कि ये बॉस बाकियों जितना आसान नहीं है। जेफ कहता है कि वो बेहद गंभीर है और जीतने के लिए बस यही चाहिए। डोलोरेस कहती है कि वो उसके साथ चलने को तैयार है और उस पर कुछ बफ्स लगाएगी ताकि काम आसान हो। जेफ कहता है कि बेहतरीन होगा अगर वो उसके लिए रास्ता साफ करे ताकि उसकी ताकत बर्बाद ना हो। डोलोरेस प्रोटागोनिस्ट की जबरदस्त सख्त जानी को मानती है और बाकी मॉन्स्टर्स को खत्म करती है। वो छोटे दुश्मनों को गिराने के लिए अपनी स्किल्स पूरी ताकत से इस्तेमाल करती है। जेफ उनके पास से दौड़ते हुए गुजरता है और उसका शुक्रिया अदा करता है कि उसे थकाने वाले छोटे मोटे काम से बचाया। रक्षक डोलोरेस के पास आता है और कहता है कि अगर वो जंग में उतरी है तो ये शहर बच जाएगा। शहर की सुरक्षा का जिम्मेदार अफसर बताया जाता है कि वो हुक्म मानने को तैयार है। जेफ उस बॉस के और करीब पहुंचता है और डोलोरेस कहती है कि अब सब कुछ सिर्फ उसी पर निर्भर है। इबिज कहता है कि अगर वो मर जाए तो उसे इसमें न घसीटे क्योंकि वो उसकी लाश नहीं उठाएगा। जेफ दावा करता है कि जीत पक्की है क्योंकि उसके पास सबसे बेहतरीन स्टैट्स और सबसे ताकतवर पेट्स हैं। डोलोरेस पर इस मॉन्स्टर का हमला होता है और वो उसे जल्दी से काम करने की सलाह देती है क्योंकि उसे सस्ती बकवास में कोई दिलचस्पी नहीं। जेफ उसे घबराने से मना करता है और कहता है कि बस उसकी शान देखती रहे। इसके बाद वो एक भव्य रूप धारण करके जोर से चिल्लाता है और अपना बैज आगे करके दुश्मन को दिखाता है। कुछ ही पलों बाद उस बैज से एक ताकतवर एनर्जी बीम निकलती है जो मॉन्स्टर को आर पार बेध देती है। बस एक ही बार काफी होता है कि ये मॉन्स्टर बिना किसी मुश्किल के टूट जाए। जेफ खुशी से हंसता है और कहता है कि उसने बिना कोई मेहनत किए नामुमकिन काम कर दिखाया। एबिज हैरान होता है कि इतने ऊंचे लेवल के बॉस को इस कमजोर दुश्मन ने फौरन कैसे मार डाला। बाकी योद्धा और गार्ड्स यकीन नहीं कर पाते कि विशाल बॉस इतनी जल्दी खत्म हो गया। चूम समझता है कि महान देवता जेफ उन्हें अपना शागिर्द शायद ही बनाएगा क्योंकि वो बहुत कमजोर हैं। कुछ देर बाद जेफ को पता चलता है कि उसे इनाम में कई शानदार आर्टिफैक्ट्स मिले हैं। जेफ मुस्कुराते हुए कहता है कि उसे इसकी कम से कम उम्मीद थी क्योंकि ये साधारण चीजों से कहीं ज्यादा ताकतवर निकले। इधर एबिज कहता है कि उसे एक दिलचस्प डिवाइन लेवल आर्टिफैक्ट मिला है जो उनके काम आ सकता है। जेफ कहता है कि आज किस्मत उनके साथ है और ये सच में बहुत बढ़िया बात है। फौरन इसके बाद अनोमैलस मॉन्स्टर पोर्टल पर हमला करने लगता है जबकि दरार धीरे धीरे बंद होती है। प्लेयर्स खुश होते हैं कि साधारण जीवों का हमला खत्म हुआ और वो जीत गए। कुछ देर बाद गार्ड्स शहर के मेयर के पास आते हैं और बताते हैं कि हमले को 1 घंटा हो गया। वो ये भी बताते हैं कि जेफ और डोलोरेस सिर्फ 1 घंटे में मॉन्स्टर इन्वेजन खत्म कर पाए। मेयर कहता है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि मिस डोलोरेस के अलावा उनके पास कोई और भी इतना ताकतवर होगा। कुछ देर बाद वो जेफ और डोलोरेस को बुलाता है और कहता है कि आखिरकार उनसे मिलकर बहुत खुशी हुई। सोफिया कहती है कि उसने फिर एक चमत्कार किया और जेफ कहता है कि इतना मुश्किल नहीं था। जेफ ये भी कहता है कि डोलोरेस के बिना वो मुश्किल से काम कर पाता क्योंकि उसकी मदद बहुत जरूरी थी। वो ये भी सुझाव देता है कि काम पर आना बेहतर है और डोलोरेस कहती है कि वो मंदिर वापस जाएगी ताकि दूसरे मामले देखे। सोफिया पूछती है कि उसने उसे क्यों बुलाया और मेयर कहता है कि उसे शहर का एक हिस्सा चाहिए। सोफिया कहती है कि शहर का ये हिस्सा जेफ का है और मेयर पूछता है कि क्या वो उसे कुछ इमारतें दे सकता है। जेफ शहर की तबाही का फायदा उठाने का फैसला करता है और कहता है कि अगर उसे इसके लिए बहुत पैसे मिले तो वो मान जाएगा। मेयर राजी हो जाता है और जेफ मेहरबानी से कहता है कि वो उसके लिए ज्यादातर दुकानें छोड़ देगा। सोफिया कहती है कि उसकी एक गुजारिश है और उसके समर्थन की जरूरत है, ये बताते हुए कि ये मामला बहुत अहम है। सोफिया गर्व से कहती है कि उसने जेफ को नोबल बनाने के लिए इंपीरियल कोर्ट में अर्जी देने का फैसला किया है। जेफ कहता है कि ये बहुत अच्छी खबर है, ये जानकर कि ऐसी सुविधाएं उस पर हमेशा बरसती रहेंगी।
मेयर कहता है कि उसे कोई आपत्ति नहीं और सोफिया पूछती है कि वो इस बारे में क्या सोचता है। जेफ उसके गाल पर चुंबन देता है और कहता है कि नोबल बनने से उसे कोई ऐतराज नहीं, क्योंकि भला इसे कौन मना करेगा। इधर एला अभी भी अपनी हवेली में बैठी है और चेस्टर को ढूंढने की कोशिश कर रही है। उसे अपने प्रिय की बहादुर मौत के बारे में काफी अहम खबर मिलती है, लेकिन एला उसे एक बेकार हारा हुआ इंसान कहती है जो एक साधारण अबनॉर्मल मॉन्स्टर भी नहीं संभाल सका। इसके बाद उसे एहसास होता है कि वो उसके बारे में गलत थी और जेफ की असली प्रतिभा से मुंह फेरना उसी की गलती थी। वो समझती है कि जेफ उससे कितना प्यार करता था और अगर वो सच्चे दिल से माफी मांगे तो वो सब कुछ वापस पा सकती है। इसके बाद वो आधी रात को बाहर निकलती है और उम्मीद करती है कि जेफ उसका इंतजार करेगा और उसे अपनी बाहों में ले लेगा। इधर कुछ प्लेयर्स कहते हैं कि उन्होंने बस उसी इलाके में अपार्टमेंट्स खरीदे जो जेफ ने अपने लिए खरीदा था। जेफ सोचता है कि इस शहर में इतने लोग क्यों दौड़े आ रहे हैं और अपना इक्विपमेंट बेहतर करने का फैसला करता है। वो ब्लैकस्मिथ के पास जाता है जो उसे बताता है कि मॉन्स्टर इन्वेजन की वजह से वो उसकी मदद नहीं कर सकता। वो आगे कहता है कि ये मॉन्स्टर्स अचानक आए इसलिए कोई नहीं जान सकता था और उसकी दुकान तबाह हो गई। जेफ कहता है कि वो उसे एक फोर्ज और आइडेंटिफिकेशन इक्विपमेंट देने को तैयार है। कुछ देर बाद वो एक हैरान करने वाली जगह पाता है और सोचता है कि ये सब क्या है। जेफ उसे हाई एंड फोर्ज दिखाता है और कहता है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि इस इलाके में ऐसी फोर्ज होगी। जेफ कहता है कि अगर ब्लैकमिथ चाहे तो वो इस दुकान का मालिक बन सकता है, क्योंकि उसे वैसे भी इसकी जरूरत नहीं। वो उसे बॉसेस से मिला इक्विपमेंट भी दिखाता है और आइडेंटिफाई करने को कहता है। ब्लैकमैथ कहता है कि अपने सबसे उन्नत इक्विपमेंट से भी वो पक्का नहीं कि आइडेंटिफाई कर पाएगा, लेकिन वो कहता है कि अगर उस पर इतना भरोसा है तो वो अपनी पूरी कोशिश करेगा। कुछ देर बाद वो दुखी होकर कहता है कि जैसा सोचा था वैसा ही हुआ, कुछ काम नहीं आया और उसकी स्किल ने काम नहीं किया। एबिस कहता है कि डिवाइन आर्टिफैक्ट्स को आज तक किसी ने आइडेंटिफाई नहीं किया, इसीलिए ऐसा हुआ। कुछ देर बाद वो सिटी हॉल जाता है और देखता है कि गार्ड्स एक आम नागरिक को रोक रहे हैं, लेकिन जैसे ही जेफ उनके पास आता है उनके चेहरे के भाव फौरन बदल जाते हैं और वो कहते हैं कि वो जहां चाहे जा सकता है। मेयर खुशी से अपने रक्षक को देखता है और पूछता है कि उसने आने का फैसला क्यों किया। जेफ कहता है कि वो लुप्त हुई रेस ढूंढना चाहता है और आगे कहता है कि ये भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है। जेफ कहता है कि वो उस रेस के बारे में किसी भी जानकारी के लिए 50 लाख गोल्ड कॉइन्स और इक्विपमेंट और देगा। मेयर कहता है कि ये काफी उदार इनाम है और कहता है कि वो फौरन पूरे शहर में नोटिस लगवाएगा। अगले दिन प्लेयर्स गेम में वापस आते हैं और देखते हैं कि महान नाइट जेफ का लेवल बढ़ता जा रहा है। सिस्टम सबको बताता है कि ये प्लेयर इतिहास का पहला है जिसने हाई लेवल एबस ट्रायल पूरा किया। इधर जेफ नए दुश्मनों से लड़ रहा है जो उसके लिए बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। एक वॉइड कंड्यूट उस पर हमला करता है जो एक डायनासोर जैसा काफी ताकतवर मॉन्स्टर है। जेफ अपनी मनी काउंटिंग स्किल से किसी भी हमले का जल्दी से मुकाबला करता है। साथ ही उसका ड्रैगन इधर उधर उड़ता हुआ जबरदस्त नुकसान पहुंचाता रहता है। एबिस कहता है कि अच्छा हुआ जेफ के पास कॉइन काउंट है, वरना वो कब का मर चुका होता। वो ये भी कहता है कि ड्रैगन गॉड का आशीर्वाद उसके पेट के लेवलिंग की रफ्तार बहुत बढ़ा देता है। उसे एक और शार्ड मिलता है और पता चलता है कि ये चौथा शार्ड है और सोचता है कि और कितने होंगे। सिस्टम उसे बताता है कि फौरन शहर वापस लौटे क्योंकि लुप्त रेस के बारे में जानकारी आई है। बाकी प्लेयर्स कहते हैं कि उन्होंने ये लुप्त रेस जरूर देखी है और अब वो अमीर हो जाएंगे। जेफ वापस नागरिकों के पास आता है और लुप्त रेस के बारे में कोई खबर पूछता है। नाइट दावा करता है कि शहर के बाहर घने जंगल में असामान्य छोटे लोगों का एक गुट दिखा है। जेफ टिप्पणी करता है कि ये ग्नॉम्स की रेस लगती है और नाइट कहता है कि उन्होंने भी यही देखा। जेफ उस ग्नॉम दस्ते की जगह जान लेता है और फौरन आगे निकल जाता है और कहता है कि उसे कोई एस्कॉर्ट नहीं चाहिए। इधर ग्नॉम्स जंगल में घूमते रहते हैं और सावधानी से चारों तरफ खतरा ढूंढते हैं। बाकी प्लेयर्स कहते हैं कि उन्हें पक्का पता है कि महान नाइट जेफ से इनाम मिलेगा। उनकी बात एक ऐसे डार्फ को सुनाई देती है जिसकी सूंघने की ताकत बेहद तेज है। वो उन पर एक हथौड़ा फेंकता है जिससे सिर्फ 80 का नुकसान होता है और वो कहते हैं कि ये तो काफी कमजोर जीव है। लेकिन कुछ ही पलों बाद हथौड़ा फट जाता है और उन्हें फौरन जलाकर मलबे का ढेर बना देता है। ये देखने वाले लोग हैरान होते हैं कि ये ग्नॉम्स इतना भारी नुकसान कैसे कर रहे हैं। एक डार्फ कहता है कि ये लोग बहुत धोखेबाज हैं और इन अजीब जीवों को देखकर ही घिन आती है। उसका साथी कहता है कि उसे शांत रहना चाहिए और यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए कि देर ना हो जाए। इधर नाइट जेफ के पीछे आता है और बताता है कि वो ग्नॉम्स की जगह के करीब पहुंच गए। झाड़ियों में छुपे प्लेयर्स कहते हैं
कि असली तमाशा शुरू होने वाला है। नाइट कहता है कि डवर्स घने जंगल में हैं और जेफ कहता है कि वो देखना चाहता है कि वो क्या कर सकते हैं। नाइट उसे सावधानी से काम लेने की सलाह देता है क्योंकि ये डवर्स बहुत गुस्सैल होते हैं और बहुत नुकसान करते हैं। जेफ कहता है कि वो अकेले जाएगा ताकि फालतू नुकसान न हो और गार्ड का शुक्रिया अदा करता है। कुछ देर बाद वो एक इंसान को आते देखते हैं और एक ही वार में मारने की तैयारी करते हैं, लेकिन अचानक नेता प्रोटागोनिस्ट को देखता है और कहता है कि ये इंसान उसे अलग लगता है। वो कहता है कि वो बेहद अच्छा दिखता है और किसी वजह से उसे मारने का मन ही नहीं हो रहा, चाहे उसने कुछ किया भी नहीं। वो सूंघते हैं और उस इंसान से आने वाली महक महसूस करते हैं। एहसास होता है कि ये डिवाइन आर्टिफैक्ट्स की खुशबू है। एक डार्च कहता है कि उन्हें ऐसी खुशबू काफी अरसे से नहीं आई, जिसका मतलब है कि उनके सामने कोई बहुत महान इंसान खड़ा है। डवर्स का नेता कहता है कि ये महान देवता की खुशबू है जो उनके सीधे सादे दिलों को मदहोश कर देती है। उसे ध्यान से देखने पर वो पाते हैं कि वो सिर्फ लेवल 40 पर है, लेकिन उसकी स्टैट्स बहुत ऊंची हैं। वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि उसे किसी देवता का आशीर्वाद मिला है, जिसका मतलब है कि वो उससे बात कर सकते हैं। ये देखने वाले प्लेयर्स समझने की कोशिश करते हैं कि लड़ाई क्यों नहीं हो रही, क्योंकि वो तो यही सोच रहे थे। उनमें से कुछ समझते हैं कि अलग अलग मानदंड सिर्फ असली दुनिया में नहीं बल्कि इस गेम में भी हैं। जेफ कहता है कि वो उनके पास उनसे मिलने और मदद मांगने आया है। वो बताता है कि उसे फोर्जिंग की जरूरत नहीं और बस वो लुप्त मंदिर ढूंढना चाहता है जो उसे चाहिए। पूछे जाने पर कि उसे इसकी जरूरत क्यों है, वो कहता है कि उसके कोई बुरे इरादे नहीं और बस एक क्वेस्ट पूरी करनी है। वो ये भी कहता है कि वो खुद को भरोसेमंद साबित करने को तैयार है और उन्हें डिवाइन आर्टिफैक्ट देखने को कहता है। वो आगे कहता है कि ब्लैक मैथ ने बताया कि कोई इस आर्टिफैक्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता और सिर्फ डवर्स से उम्मीद है। डवर्स कहते हैं कि ब्लैक मैथिंग में वो सबसे बेहतर हैं, इसलिए वो जरूर आर्टिफैक्ट की कद्र कर पाएंगे। जेफ उन्हें वो आइटम देता है और ग्नॉम्स कहते हैं कि लगता है ये आइटम बिल्कुल फोर्ज में नहीं बना। दूसरा डार्फ कहता है कि इस आइटम पर फोर्जिंग का कोई निशान नहीं है और इसकी मूल क्वालिटी बहुत ऊंची है। वो कहता है कि ये सच में विनाश के देवता का एक टुकड़ा है जो काटा गया या खुद टूट कर गिरा। जेफ बताता है कि उसने एनोमैलस इन्वेजन के बॉस को कैसे खत्म किया और ग्नॉम्स आंखें फैलाकर उसे देखते हैं। डवर्स कहते हैं कि वो जरूर इस चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन इनाम बहुत ज्यादा होगा। जेफ भौहें चढ़ाकर कहता है कि वो अपनी कीमत बताए क्योंकि वो जानना चाहता है कि वो रकम कितनी है। एक ग्नोम हाथ फैलाकर कहता है कि उसे कम से कम इतना चाहिए। एक छोटी चुप्पी के बाद वो नाटकीय अंदाज में कहता है कि वो आइडेंटिफाई करने के लिए 500 कॉइन्स लेगा। जेफ कहता है कि ये तो कोई मजाक है, जिस पर वो जवाब देते हैं कि कीमत थोड़ी कम हो सकती है। जेफ कहता है कि अगर आर्टिफैक्ट आइडेंटिफाई करना कामयाब रहा तो वो उन्हें 10 लाख गोल्ड मुड़ देगा। वो हैरानी से उसे देखते हैं और कहते हैं कि इतने पैसों से पूरी डार्फ नेशंस का भविष्य सुरक्षित हो सकता है। जेफ उन्हें हजारों गोल्ड कॉइन्स के थैले एडवांस में फेंकता है और वादा करता है कि और भी भेजेगा। इन ग्नॉम्स की नजदीकी फौरन बढ़ जाती है और वो कहते हैं कि उन्होंने इतना गोल्ड कभी नहीं देखा। पूरा 1 घंटा बीतता है, जिसके बाद एक ग्नोम कहता है कि आइडेंटिफिकेशन आखिरकार पूरी हो गई। जेफ कहता है कि इस आर्टिफैक्ट की खूबियां सच में डिवाइन हैं और ड्वार्फ्स की महारत ने निराश नहीं किया। जेफ को एहसास होता है कि ये सच में एक अद्भुत चीज है और कहता है कि वो इनाम के बारे में अपनी बात से नहीं हटेगा। वो ये भी सुझाव देता है कि वो सब इंसानी शहर जाए और दावत करें ताकि वो आखिरकार पेट भर खा सकें। ड्वार्फ्स अपने साथियों की तरफ मुड़कर कहते हैं कि जल्दी सामान बांधें क्योंकि वो इंसानी शहर जा रहे हैं। कुछ देर बाद प्लेयर्स एक अजीब जुलूस देखकर हैरान होते हैं, जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। वो अंदाजा लगाते हैं कि अगर जेफ ग्नॉम्स से बात कर सका तो ये बढ़िया इक्विपमेंट पाने का अच्छा तरीका है। इधर डवर्स दावत में जाते हैं और जल्दी समझते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में इससे ज्यादा स्वादिष्ट खाना कभी नहीं खाया। नाइट इलाके में चक्कर लगाता है और सबसे कहता है कि खाने का लुत्फ उठाए क्योंकि सबके लिए काफी है। जेफ डार्फ नेता से पूछता है कि क्या वो उसे लुप्त मंदिर के बारे में बता सकता है। वो दावा करता है कि उसके पास टेम्पल डिटेक्टर है, लेकिन फिर भी उसे वो जगह ढूंढना छोड़ने की सलाह देता है। जेफ पूछता है कि उसे क्यों छोड़ना है और वो कहता है कि इसकी एक बहुत अहम वजह है। वो डरावनी और भयानक आवाज में कहता है कि उस मंदिर में एक बेहद भयंकर जीव रहता है। जेफ पूछता है कि वो जीव कौन सा है और ग्नॉम जवाब देता है कि उन्होंने उसे कभी असल में नहीं देखा। वो बताता है कि बहुत पहले उसके पूर्वज इस मंदिर से भागे थे और वहां एक भयानक जीव प्रकट हुआ था। वो ये भी कहता है
कि पूर्वजों ने पीढ़ी दर पीढ़ी वसीयत की है कि उन खंडहरों से दूर रहें जहां ये राक्षस बंद है। जेफ कहता है कि वो फिर भी जाएगा और ड्वार्फ उसे टेम्पल डिटेक्टर और रॉयल क्रिस्टल दे देता है। जेफ कहता है कि इस पत्थर में बेहतरीन खूबियां हैं और ये सच में एक उम्दा चीज है जो नई स्किल्स देती है। वो पूछता है कि क्या उसके पास इस जैसी और भी चीजें हैं और कहता है कि वो पैसों में खरीदने को तैयार है। फिर वो उसे साधारण फायर स्पिरिट क्रिस्टल्स देता है और कहता है कि बस यही बचा है। जेफ कहता है कि अफसोस ये काफी नहीं होगा और वो कहता है कि उसके पास और कुछ नहीं है। मुस्कुराते हुए वो उनके लिए क्रिस्टल्स छोड़ जाता है और कहता है कि वो खुद कुछ सोच लेगा। एबिस पूछता है कि वो फायर टेम्पल का क्या करने का इरादा रखता है और जेफ कहता है कि वो प्रोफेशन बदलने के लिए खतरा उठाने को तैयार है। सभी को पहले से अच्छी तरह पता है कि हम किस किस्म के इंसान की बात कर रहे हैं, क्योंकि हर खतरनाक मुहिम डोलोरेस की मदद के बिना होती है। इधर वो कपड़े बदलती है और कहती है कि ये जादुई रोब उसे कहीं ज्यादा फपता है। कुछ देर बाद उसका एक सहायक दौड़ा हुआ आता है और बताता है कि एक बहुत इंतजार किया हुआ मेहमान आया है। जेफ उसका अभिवादन करता है और डोलोरेस कहती है कि उसके आने के बाद उसकी शांत जिंदगी खत्म हो गई। बैठकर वो पूछती है कि क्या वो अनोमेल इन्वेजन का अगला बॉस खत्म करने वाला है। जेफ कहता है कि वो ऐसा नहीं लगता जो सारा दिन लड़ता रहे, लेकिन डोलोरेस को शक है। वो बताता है कि वो फायर टेम्पल देखने का इरादा रखता है और डोलोरेस को एहसास होता है कि अब वो देवताओं को भी परेशान करने जा रहा है। वो फौरन कहती है कि वो इन शर्तों पर उससे बात नहीं करेगी और सीधे मना कर देती है। जेफ कहता है कि उसे एक ड्वार्वन कंपास मिला है जो इस मंदिर तक रास्ता दिखा सकता है। डोलोरेस उस कंपास को ध्यान से देखती है और कहती है कि ये सच में ग्नोम्स की चीज है और पूछती है कि उसे इसकी जरूरत क्यों है। जेफ कहता है कि उसे प्रोफेशन बदलना है और इस सफर की तैयारी के लिए वक्त नहीं है। वो ये भी कहता है कि फायर टेम्पल खजानों से भरा है और अगर वो साथ नहीं आई तो वो अकेले जाएगा। डोलोरेस याद दिलाती है कि उसकी हिफाजत के बिना वो फायर टेम्पल में दाखिल नहीं हो सकता और फौरन उसके साथ चल देती है। 2 लंबे दिनों की लगातार यात्रा के बाद वो आखिरकार उस आग के बियाबान में पहुंचते हैं जहां मंदिर है। डोलोरेस कहती है कि बेहद गर्मी हो रही है और शायद ग्नोम्स ने उसे ये कंपास देकर धोखा दिया। जेफ कहता है कि ये नामुमकिन है और याद दिलाता है कि कंपास की प्रतिक्रिया बढ़ रही है, जिसका मतलब है कि वो करीब है। कुछ देर बाद उन्हें से एक फायर शार्क मिलता है जो इस लेवल का एलीट मॉन्स्टर है। जेफ फौरन इस मॉन्स्टर को मारने की जिम्मेदारी डोलोरेस पर डाल देता है और वो कहती है कि उसे ये शार्क खाना नहीं है। इसके बाद वो आइस मैजिक से इस जीव को ठंडा करने और उसकी धड़कन धीमी करने का फैसला करती है, लेकिन शार्क इतना आसान शिकार नहीं निकलता और जल्दी अपने बर्फ के कैद खाने को तोड़ देता है। इसके बाद वो अपने बहुत सारे साथियों को मदद के लिए बुलाता है जो एक विशाल झुंड बना लेते हैं। डोलोरेस आते हुए मॉन्स्टर्स को देखकर दहशत में आ जाती है और सोचती है कि यहाँ इतने सारे क्यों हैं। इधर जेफ कहता है कि कंपास की प्रतिक्रिया और बढ़ रही है, जिसका मतलब है कि वो लगभग पहुंच गए। कुछ ही पलों बाद उनके सामने एक पोर्टल वाला विशाल दरवाजा प्रकट होता है। बड़ी तादाद में फायर शार्क्स फौरन उस दरवाजे के पास रुक जाते हैं और उसमें दखल देने की कोशिश नहीं करते। जेफ समझता है कि ये फायर टेम्पल का मेन गेट है और डोलोरेस मानती है कि उसने इसे पहली बार देखा है। कुछ देर बाद फायर शार्क्स फिर से जंगली हो जाते हैं और हीरोज को खत्म करने के लिए पास आने लगते हैं। डोलोरेस लड़ती रहती है और इन जीवों को रोकने के लिए अपनी मैजिकल ताकत पूरी तरह इस्तेमाल करती है। जेफ भी इस लड़ाई में हिस्सा लेता है और फौरन पैसों की ढाल बनाता है ताकि फालतू नुकसान ना हो। इसके बाद वो मांग करता है कि उसे अतिरिक्त कुमक मिले और उसे कवर किया जाए जब वो अंदर घुसे। डोलोरेस कहती है कि इतनी मुश्किल मुहिम के इनाम को वो न भूले। जेफ सोचता है कि फायर स्पिरिट क्रिस्टल के बावजूद अभी भी इतना ज्यादा नुकसान हो रहा है। टेस्ट रूम तक पहुंचने के लिए उसके बस कुछ ही कदम बचे हैं। जेफ गर्व से कहता है कि उसे देवता भी नहीं रोक सकते, ये जानते हुए कि देवता उसे सुन रहे हैं। कई मीटर लंबी एक अमानवीय रफ्तार की छलांग मारने के बाद वो मंदिर में पहुंच जाता है। चारों तरफ देखने पर वो जल्दी पाता है कि ये एक वीरान इमारत है जैसा उसे बताया गया था। काफी जल्दी उसे एक मूर्ति मिलती है जो जानना चाहती है कि वो इन पवित्र स्थानों पर क्यों आया। जेफ कहता है कि वो इस मंदिर के खंडहर देखने और खजाना ढूंढने आया है। मूर्ति कहती है कि बिन बुलाए मेहमान को अपनी ताकत जगाने के लिए आशीर्वाद लेना होगा। जेफ समझने की कोशिश करता है कि इसका मतलब क्या है और मूर्ति उसे सच्चे दिल से प्रशंसा और शुभकामनाएं पेश करने का हुक्म देती है। जेफ यकीन नहीं कर पाता कि कोई मूर्ति उसे झुकने पर मजबूर करना चाहती है, क्योंकि इससे उसका आत्मसम्मान टूट जाएगा। इधर मूर्ति कहती है कि महान अग्निदेव हस्तिस के सामने घुटने टेकना सबसे बड़ा सम्मान है
उसकी आंखें लाल चमकने लगती हैं और वो मांग करती है कि वो अपनी सच्चाई दिखाए। जेफ कहता है कि कोई भी जीता जागता इंसान किसी टूटी फूटी मूर्ति से डरना बर्दाश्त नहीं करेगा। वो ये भी कहता है कि उसे परवाह नहीं कि सामने कोई देवता है, क्योंकि उसके पास डिवाइन आर्टिफैक्ट है। लेकिन अचानक एज्योर ड्रैगन अपने मालिक की जानकारी के बिना पॉकेट डायमेंशन से खुद निकल आता है। फौरन इसके बाद वो किसी पूरी तरह समझ न आने वाली वजह से हेस्टास की मूर्ति पर हमला करता है। वो उस पर कई वार करता है, जिनमें से हर एक अविश्वसनीय रूप से भारी और ताकतवर है। जेफ यकीन नहीं कर पाता कि ड्रैगन्स में देवताओं के प्रति नफरत इतनी गहरी जड़ों तक पहुंची है। तबाह मूर्ति इधर उस तुच्छ इंसान की बात करती है जिसने खुद को तकलीफ के लिए बर्बाद किया। जेफ को नोटिफिकेशन आती है कि उसे फौरन यहां से निकलना होगा कि बहुत देर ना हो जाए। कुछ और पलों बाद उसके ऊपर का फर्श हिलने लगता है और पास में आग के गोले लगातार फटने लगते हैं। जेफ को एहसास होता है कि सच में अग्निदेव उस पर हमला कर रहा है, जिसके सामने उसकी तमाम हिम्मत के बावजूद उसकी कोई चाल नहीं चलेगी। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी है कि अचानक जोरदार चीखें सुनाई देती हैं जो हस्तस को उसके किए के लिए कोस रही हैं। कुछ ही पलों बाद उसके पांवों तल्ले का फर्श आखिरकार टूट जाता है और वो अंधेरे में गिर जाता है। जेफ होशियारी से कहता है कि फायर टेम्पल में भूकंप आया होगा, इसीलिए जमीन ने उसके नीचे से मुंह खोल दिया। वो फौरन मनी शील्ड एक्टिवेट करता है जो उसकी सुरक्षा के बदले उसकी बहुत बड़ी दौलत छीन लेता है। कुछ देर बाद वो जमीन पर गिरता है और पाता है कि उसकी आधी दौलत जा चुकी है। इसके बाद वो धीरे धीरे उठता है और देखता है कि उसके पास एक अजीब जीव है। सिस्टम बताता है कि इस मंदिर में इमॉर्टल रैंक की डिवाइन फीनिक्स को कैद किया गया था। जेफ सोचता है कि क्या ये वही भयानक बीस्ट है जिसके बारे में डाफ ने बताया था। फीनिक्स पूछती है कि क्या उसी ने मूर्ति तोड़ी, और जेफ मान लेता है। फीनिक्स उसके इस काम की तारीफ करती है और सलाह देती है कि यहां से जल्दी निकले, क्योंकि हेफेस्टस जल्द आने वाला है। जेफ यकीन नहीं कर पाता और फीनिक्स कहती है कि मूर्ति टूटने के बाद वो जाग गया है और जल्द ही अपनी जंजीरें तोड़ देगा। जेफ पूछता है कि आखिर वो यहां कैसे पहुंची अगर वो देवताओं की लगाई जंजीरें तोड़ सकती है। फीनिक्स कहती है कि इस सब के लिए झूठा देवता हेस्टास जिम्मेदार है, जिसने धोखे से उसका फायदा उठाया और उस पर हमला किया। जेफ कहता है कि वो उसे बचा सकता है अगर फिनिक्स के पास अभी भी बेहतर जिंदगी के लिए ताकत है। फिनिक्स कहती है कि उसका खानदान बहुत ऊंचा है, इसलिए कोई आम इंसान उसे काबू नहीं कर सकता। जेफ कहता है कि वो दरअसल बेहद जबरदस्त हीरो है जिसके पास बहुत ताकतवर बीस्ट्स हैं और ड्रैगन दिखाता है। फीनिक्स यकीन नहीं कर पाती कि कोई आम इंसान इतने ऊंचे रैंक के बीस्ट्स काबू कर सकता है। वो ये भी नहीं समझ पाती कि ड्रैगन गॉड ने ऐसा चुनाव कैसे किया और आशीर्वाद कैसे दिया। जेफ कैद फीनिक्स पर दबाव डालने का फैसला करता है और कहता है कि उसे जल्दी बताना होगा कि उसकी संतान कहाँ है। फीनिक्स उसे अपनी भविष्यवाणी देती है और कहती है कि वो उसे फीनिक्स एग की जगह तक ले जाएगी। जेफ लालच से हाथ बढ़ाता है और कहता है कि जल्द ही एक और पेट उसकी बात मानेगा। एबिज कहता है कि वो बहुत जल्दी खुश हो रहा है क्योंकि उसे सच में आग के समंदर में उतरना होगा। जेफ नाटकीय रूप से बदले हुए मैदान को देखता है और समझता है कि आगे बढ़ने के लिए कुछ कुर्बानियां देनी होंगी। वो गर्व से कहता है कि मिथिकल पेट के लिए वो आग के समंदर में भी कूदने को तैयार है, क्योंकि इससे उसकी जिंदगी और आसान हो जाएगी। किस्मत से रॉयल फायर स्प्लिट क्रिस्टल्स उसे 95% फायर रेजिस्टेंस देते हैं, वरना वो बस मर जाता। हमारे हीरो की किस्मत बहुत बढ़िया निकल रही है, क्योंकि वो हर मुसीबत का फौरन हल ढूंढ लेता है। कुछ देर बाद जेफ एक अजीब पेडेस्टल पाता है जो मैग्मा में तैर रहा है और उस पर एक फीनिक्स एग है। जेफ खुश होता है कि वो सुरक्षित है और सोचता है कि किसी वजह से देवताओं ने इसे तबाह नहीं किया। वो जल्दी से खजाना उठाता है और पूछता है कि क्या इसे हासिल करने की प्रक्रिया शुरू करने का कोई तरीका है। कुछ देर बाद एक अजीब चीख सुनाई देती है और पीछे चमकीली रोशनी प्रकट होती है। कोई उसके अकाउंट पर ताकतवर हमला करता है और उसे तबाह कर देता है। इसका मतलब है कि उसके अकाउंट के पैसे खत्म हो गए। एबिज उसे सलाह देता है कि अपनी मौत का इंतजार न करे और जितना तेज भाग सके भागे। जेफ किस्मत को और न आजमाने का फैसला करता है और डरपोक की तरह मुंह फेर लेता है। एहसास होता है कि यहाँ वो बस भाग सकता है और कुछ नहीं। अरीना तक पहुंचने के बाद फीनिक्स प्यार से उसे देखती है और कहती है कि वो वहां तक पहुंच गया। वो कहती है कि लेवल 40 का आम इंसान इतने भयानक लावा को पार कर गया। जेफ गर्व से कहता है कि ये पहला अंडा नहीं है जो उसने चुराया और अंडे चुराने में उसे बड़ी महारत है। इधर हेस्टास कहता है कि इस इंसान के गुनाह माफ नहीं किए जा सकते और उसे सजा मिलनी चाहिए। फीनिक्स उसे सलाह देती है कि जितना जल्दी हो सके यहां से निकले, वरना जब देवता आएगा तो बच नहीं पाएगा।
जेफ समझता है कि मनी अकाउंट के बावजूद वो देवता से नहीं लड़ सकता क्योंकि उसके पास ज्यादा ताकत नहीं है। वो कहता है कि अभी भी उसे जंजीरों से आजाद करने का एक तरीका है, लेकिन ये आसान नहीं होगा। वो 2 सील्स की तरफ इशारा करती है जो काले धुएं से चमक रहे हैं और कहती है कि इन्हें तबाह किया जा सकता है, लेकिन पेंच ये है कि इन्हें एक साथ तबाह करना होगा वरना काम नहीं होगा। जेफ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का शार्ड दिखाता है और कहता है कि ऐसी चीजें वो ये जरूर कर सकता है। फीनिक्स कहती है कि इस लेवल की एक चीज भी काफी नहीं होगी और उसे एक और चाहिए। जेफ कहता है कि उसके पास एक कूलिंग स्टोन है जो स्किल कूलडाउन्स रीसेट करता है और वो मदद करेगा। हिस्टेस इधर जल्दी में नहीं है और बस धमकियां देता रहता है कि वो जल्द उसे चीर डालेगा। जेफ कहता है कि उसके पास कोई चारा नहीं और उसे सब कुछ दांव पर लगाकर कोशिश करनी होगी। इसके बाद वो हवा में उड़ता है और एक साथ 2 बार स्किल इस्तेमाल करने की तैयारी करता है। पहला सील तबाह करने के बाद वो फौरन स्टोन इस्तेमाल करता है ताकि दूसरा भी तबाह हो। जेफ ये भी कहता है कि उसे परवाह नहीं कि कौन सा देवता है, क्योंकि उसे बस उसके दबाव में टूट जाना चाहिए। फीनिक्स उसके अविश्वसनीय कारनामे देखकर हैरान रह जाती है और कहती है कि उसने सच में देवताओं के तोहफे पर हाथ डालने की हिम्मत की। जेफ अपने पीछे एक विशाल जीव देखता है जो धीरे धीरे पास आ रहा है। अग्निदेव हेफिस्टास मांग करता है कि वो अपनी तुच्छ जिंदगी की कुर्बानी दे ताकि वो फलता फूलता रहे। जेफ को एहसास होता है कि उसका दुश्मन उसके शुरुआती अंदाजे से कहीं ज्यादा बड़ा है, जिसका मतलब है कि हालात और बिगड़ रहे हैं। महान अग्निदेव कहता है कि आखिरकार वो मिले और अब उसे उसके सामने घुटने टेकने होंगे। अचानक फीनिक्स, जो सारे वक्त जंजीरों से कमजोर पड़ी थी, आखिरकार बिना ज्यादा मुश्किल के उन्हें तोड़ देती है। वो फौरन हस्तस पर हमले के लिए दौड़ती है और कहती है कि वो सही वक्त पर आया। वो उसे झूठा देवता कहती है और कहती है कि वो उन गुनाहों की सजा पाएगा जो उसने किए। वो गर्व से कहती है कि सिर्फ उसका आग का खून उस अपमान का हिसाब चुका सकता है जो उसने इतने अरसे तक सहा। इसके बाद वो पंख फैलाती है और एक ताकतवर सूरज में बदल जाती है जो चारों तरफ किरणें बरसाती हैं। जेफ कहता है कि ये ऐसी लड़ाई नहीं है जिसमें वो दखल दे सकें, इसलिए जितना जल्दी हो सके छुपना होगा। हंसता कहता है कि फीनिक्स इतने सालों से बंद थी, इसलिए उसकी ताकत बिल्कुल खत्म हो चुकी है। फीनिक्स इधर इस झूठे और कमजोर देवता को खून के बदले खून से सजा देने के बारे में गुस्से से बोलती रहती है। हर टक्कर से टेक्टोनिक प्लेट्स में जोरदार कंपन और लावा के नए फव्वारे निकलते हैं। जेफ को इस अविश्वसनीय ताकत के बल से पत्थर के खंभों सहित एक तरफ फेंक दिया जाता है। जेफ फौरन मनी शील्ड एक्टिवेट करता है ताकि इतनी बड़ी गिरावट में बच सके। हेस्टस धीरे धीरे हारने लगता है और यकीन नहीं कर पाता कि फीनिक्स के पास इतनी ताकत है। फीनिक्स अग्निदेव को जिंदा पिघलाने की कोशिश करती है क्योंकि उसे यकीन है कि ये तरकीब जरूर काम करेगी। वो कहती है कि गद्दार ने असली देवता को ललकारने की हिम्मत की और खुद को सच्चा देवता कहता है। फिर वो अपने पंजों से ताकतवर हमला करती है और उसे बस कुछ ही सेकंड में टुकड़े टुकड़े कर देती है। हेस्टिस जमीन पर गिरता है और कहता है कि ये हो ही नहीं सकता और फिर हमेशा के लिए चुप हो जाता है। जेफ हैरान होता है कि इस गेम में देवता सच में मर सकता है और वो भी बहुत जल्दी। इधर फीनिक्स कहती है कि देवता का खून उसे आग में पुनर्जन्म लेने और अपनी ताकत वापस पाने देगा। एबिज गर्व से कहता है कि ऐसी प्रक्रिया के बाद कोई भी डिवाइन बीइंग ठीक हुए बिना नहीं रह सकती। जेफ फैसला करता है कि यहाँ से निकलना होगा, तभी फीनिक्स उसे पास आने को कहती है। जेफ डरपोक अंदाज में कहता है कि ये सब कोई गलतफहमी है और वो ये अंडा वापस कर देगा। हालांकि अभी कुछ देर पहले ही वो उस पर जोर से चिल्ला रहा था। फीनिक्स फिर भी कहती है कि वो उसका शुक्रिया अदा करना चाहती है जो उसने किया। जेफ पूरी तरह नहीं समझ पाता कि उसकी मदद क्या थी। हालांकि साफ है कि उसने उसे इस डंजियन से आजाद किया। इनाम में उसे देवता के 2 बूंद खून मिलते हैं जो उसे या उसके साथियों को जरूर ताकतवर बना सकते हैं। जेफ कहता है कि उसे थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन एबिज कहता है कि वो एकदम अलग दिख रहा है। फीनिक्स कहती है कि ये डिवाइन ब्लड अंडे को सेने में बहुत मदद करेगा। जेफ कहता है कि उसे नहीं पता कि इस तरह के अंडे कैसे सेते हैं, लेकिन फीनिक्स कहती है कि अब उसे खुद रास्ता ढूंढना होगा। वो ये भी कहती है कि हिस्टास के गिरने की खबर जल्द फैलेगी, इसलिए उसकी संतान उसी पर निर्भर है। जेफ कहता है कि उसने अभी हिस्टास की लूट नहीं उठाई, लेकिन वो कहती है कि वो बस कूड़ा है। जेफ इस बात से असहमत होता है और कहता है कि अग्निदेव की लूट शायद बहुत कीमती है और कुछ आइटम्स उठा लेता है। उसे हेस्टेसिस का स्टाफ मिलता है जो इस हालत में भी एक ताकतवर हथियार है। फीनिक्स कहती है कि सब कुछ ढहने वाला है, इसलिए जाने का वक्त आ गया और जेफ भी मान लेता है। इसके बाद वो उसके साथ हवा में उड़ता है और उसकी ताकतवर एनर्जी शील्ड के पीछे आश्रय लेता है। इधर हम देवताओं की दुनिया में पहुंचते हैं जहां बहुत सारी अलग अलग हस्तियां आपस रहती हैं।
एक छोटी जगह में बहुत सारी मूर्तियां हैं जिनके ऊपर बिजलियां चमक रही हैं। हंसता कहता है कि उसने अपना एक अवतार खो दिया और ये उसे बहुत तकलीफ दे गया। उसका एक साथी कहता है कि ये बस एक अवतार है, इसीलिए घबराने का कोई फायदा नहीं। हेस्टस कहता है कि इमॉर्टल डिवाइन फिनिक्स उनकी योजना की कुंजी है और उसे अभी अभी आजाद कर दिया गया। बाकी देवता हेस्टस को एक बेकार बेवकूफ कहते हैं जो इतनी कीमती चीज को अपने हाथ में नहीं रख सका। इन देवताओं का नेता कहता है कि सभी चुप रहें क्योंकि उसे कुछ कहना है। वो कहता है कि इतने सालों तक एसेंस सोखने के बाद अब काफी होना चाहिए और अब समस्या ढूंढनी होगी। जब ये देवता समस्या ढूंढ रहे हैं तब हम उस दरवाजे पर पहुंचते हैं जो फायर टेम्पल का रास्ता खोलता है। डोलोरेस कहती है कि ये मंदिर अब ढाने वाला है और अंदाजा लगाती है कि शायद वो लड़का वहां मर गया। कुछ ही पलों बाद वो मुड़ती है और देखती है कि वो और फिनिक्स दूसरी तरफ से आ रहे हैं। वो मुस्कुराते हुए उसे देखती है और कहती है कि ये शैतान बच ही गया। फौरन इसके बाद उसे एक विशाल इमॉर्टल फिनिक्स दिखती है जैसी उसने पहले कभी नहीं देखी। डोलोरेस पूछती है कि उसने किसी तरह इतने ऊंचे लेवल के जीव से संपर्क कैसे कर लिया। इधर फिनिक्स एक बड़े इलाके में बेहद ताकतवर हमला करने की तैयारी करती है। ये हमला सिर्फ फायर शार्क्स पर असर करता है जिससे वो बेजान होकर हवा में तैरने लगते हैं और धीरे धीरे घुल जाते हैं। इसके बाद फिनिक्स एक अनजानी दिशा में उड़ जाती है और उस इंसान को संतान का ख्याल रखने का हुक्म देती है। जेफ उस पंछी को उलझन भरी नजरों से देखता है और कहता है कि वो अपनी पूरी ताकत लगाएगा। डोलोरेस पूछती है कि वो फायर टेम्पल से ऐसी चीज कैसे ले आया और अभी भी जिंदा कैसे है। वो उसे ये भी दिखाने को कहती है कि उसके पास और क्या कीमती है और वो उसे देवता का खून दिखाता है। डोलोरेस इस खजाने को ध्यान से देखती है और कहती है कि ये एक अनोखी चीज है। जेफ को नोटिफिकेशन आती है कि उसके 2 प्रोफेशंस अपग्रेड हुए हैं और नई स्किल्स मिली हैं। ईबिस भी उसे बधाई देता है और कहता है कि वेल्थ प्रोफेशन में तरक्की की वजह से वो और भी ताकतवर हो गया है। जेफ खुशी से उन बेशुमार नोटिफिकेशंस को पढ़ता है जो उसके सामने झरती चली आ रही हैं। ये सारी प्रतिभाएं उसकी उस बेईमान प्लेयर की रेप्यूटेशन को और मजबूत करती हैं जिसे बहुत ज्यादा इनाम मिलते हैं। जेफ को लगता है कि वो सचमुच ब्रह्मांड का केंद्र बनता जा रहा है और डोलोरेस भी कहती है कि उसे उससे रश्क होता है। इधर फायर एक धीरे धीरे हिलने लगता है जिससे जेफ को इसे सहने की जरूरत नहीं रहती। जेफ हैरानी से सिर घुमाता है और कहता है कि उसे ये वहम नहीं था, ये सच में हिल रहा है। वो खुशी से पूछता है कि क्या उसकी छोटी फिनिक्स जल्द ही निकल आएगी। जब वो खोल पर हाथ रखता है तो एहसास होता है कि नए पेट के लिए बस 72 घंटे बचे हैं। डोलोरेस पूछती है कि क्या वो एक और सैर पर जाना चाहता है, लेकिन जेफ कहता है कि उसका कोई इरादा नहीं। कुछ देर बाद वो मेन सिटी पर जाते हैं जो इस दौरान काफी हद तक ठीक हो चुका है। वो एक विशाल फोर्ज इमारत में दाखिल होते हैं जो शोर और जोरदार गालियों से भरी है। जेफ जल्दी अंदर जाता है और पूछता है कि इतना झगड़ा क्यों हो रहा है। वो बॉस को एक बेहद अजीब पोशाक में देखता है और समझने की कोशिश करता है कि ये सब क्या है। मेयर खुशी से प्रोटोगोनिस्ट का स्वागत करता है और उस अजीब पोशाक के बारे में सवालों का जवाब देने में जल्दी नहीं करता। जेफ पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है और वो कहता है कि इसे इतनी आसानी से समझाया नहीं जा सकता। उसका एक अधीनस्थ कहता है कि मेयर के पास इस तरह व्यवहार करने की अपनी वजहें हैं। वो बताता है कि इस सारे वक्त वो डवर्स को शहर की तामीर में मदद के लिए मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नजरअंदाज करते रहे। वो ये भी कहता है कि जब बॉस बिल्कुल निराश हो गया तो उसने उनसे मिलने की कोशिश की और पता चला कि ग्नॉम्स को चावल बहुत पसंद है। जेफ यकीन नहीं कर पाता कि मेयर ने ग्नॉम्स की नजरें जीतने के लिए चावल की पोशाक पहनी। इसके बाद वो मेयर को कहता है कि वो साधारण सूट पहन ले क्योंकि ग्नॉम्स का मामला वो खुद देखेगा। उस फोर्ज में झांकते हुए कहता है कि ये जीव सच में बहुत जिद्दी है। ग्नॉम्स का नेता पहले नहीं समझता कि कौन आ रहा है और गुस्से से घुसपैठिए को भगाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही देखता है कि उसका एक संरक्षक आया है वो फौरन विनम्र हो जाता है। जेफ बताता है कि उसने न सिर्फ फायर टेम्पल ढूंढा बल्कि उसमें दाखिल भी हो गया। डवर्स उम्मीद करते हैं कि वो अब उन्हें वापस ले जाएगा, लेकिन वो कहता है कि अब ये मुमकिन नहीं। वो बताता है कि फायर टेम्पल तबाह हो गया और वो बस ये स्टाफ ले पाया जो शायद बहुत कीमती है। डवर्स फौरन उसके सामने घुटने टेकते हैं और कहते हैं कि वो अब उनका हुक्मरान है क्योंकि उसने ये स्टाफ ढूंढा। जेफ गर्व से कहता है कि तब उन्हें उसके हुक्म मानने होंगे और इस शहर को दोबारा बनाना होगा जहां वो रहते हैं। डवर्स फालतू सवाल नहीं करते और कहते हैं कि वो आखिरी सांस तक उस दूत के हुक्म मानेंगे। जेफ नेता के पास जाता है और कहता है कि उसके पास कुछ आइटम्स हैं जिन्हें क्राफ्ट करना है। इधर शहर का मेयर ग्रम्पी डार्फ लोगों को खुश करने की बेताब कोशिश जारी रखता है। उसे लगता है कि अगर वो रोटी की पोशाक पहने तो शायद उनका दिल जीत पाए। कुछ देर बाद
उसका सहायक आता है और बताता है कि जेफ ने समस्या सुलझा दी। मैनेजर यकीन नहीं कर पाता, लेकिन उसे बताया जाता है कि ग्नॉम्स शहर की तामीर में मदद के लिए जा चुके हैं। मैनेजर खुशी से कहता है कि उसकी मेहनत ने आखिरकार इन जिद्दी लोगों का दिल छू लिया। जेफ कहता है कि सारा श्रेय शायद सिर्फ जेफ के कामों में ढूंढा जाना चाहिए। मेयर पूछता है कि उसने ये कैसे किया, जिस पर सहायक कहता है कि उसे ऐसी बारीकियां नहीं पता। इसके बाद वो पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है और मेयर उदास होकर कहता है कि वो सर्कस में काम करेगा। इधर जेफ डुकल रेजिडेंस की तरफ जाता है, जहां पहले से कई मेहमान आए हुए हैं। प्रिंस का दूत बताता है कि वो जेफ को उपाधि देने आए हैं, लेकिन वो अभी यहाँ नहीं है। सोफिया की शंकाओं के जवाब में दूत कहता है कि वो शायद जानती है कि प्रिंस के मन में उसके लिए क्या भावनाएं हैं। सोफिया कहती है कि प्रिंस को बता दो कि वो ये ख्याल जल्दी से दिमाग से निकाल दे। दूत कहता है कि उसे मुश्किल में डाल दिया गया है, लेकिन जेफ कहता है कि तब कुछ भी तय करने की जरूरत नहीं। सोफिया अपने प्रिय को देखते ही खिल उठती है और कहती है कि आखिरकार वो उसके पास वापस आया। जेफ पूछता है कि क्या उसे देर हो गई, और वो कहती है कि वो बिल्कुल सही वक्त पर आया। दूत कहता है कि वो इंसान जिसे वो कई दिनों से ढूंढ रहे थे, आखिरकार यहाँ आने की कृपा की है। सोफिया फौरन उसे अपनी भाषा सुधारने को कहती है, क्योंकि वो उस हीरो है जिसने ये शहर बचाया। जेफ कहता है कि आज वो अचानक बहुत अच्छे मूड में है और किसी को मारकर मजा लेना चाहता है। दूत कहता है कि ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसे यूं ही नहीं कहना चाहिए। अपना गुस्सा ठंडा करने के लिए वो सच में ठंडे दिल से एक आदमी को मार देता है। इसके बाद मुस्कुराते हुए कहता है कि उसके बेहद कूल पंच की ताकत थोड़ी ज्यादा हो गई। वो डरे हुए लोगों से पूछता है कि किसी को कोई आपत्ति है, और वो कहते हैं कि सब कुछ सही था। वो पूछता है कि उसकी उपाधि के बारे में फैसला कौन करेगा, और एक कहता है कि वो डिप्टी है। जेफ मुस्कुराते हुए कहता है कि जब मुट्ठियों से मामला सुलझाया जा सकता है तो शब्द बेकार हैं और उसे फौरन लड़ाई में कूदना चाहिए था। सिस्टम सभी प्लेयर्स को बताता है कि महान डिप्लोमैट जेफ को एम्पायर का वाइस काउंट का खिताब मिला। कुछ प्लेयर्स को एहसास होता है कि ये इंसान गॉड लेवल पर है और अब शायद टीम बनाएगा। बहुत से हीरोज समझते हैं कि नाइट जेफ का ध्यान खींचने के लिए उन्हें और मेहनत करनी होगी। सोफिया कहती है कि उसने डवर्स को शहर में बसने के लिए मना लिया और अब बहुत लोग उसकी दुकानों के लिए ऊंची कीमत दे रहे हैं। जेफ बिजनेसमैन से मिलने का फैसला करता है ताकि अपनी प्रॉपर्टी के अच्छे पैसे मिलें। वो उसके लिए पैसों के बड़े बड़े थैले लाते हैं ताकि वो खरीदारों के तौर पर उन्हें मान ले। जेफ कहता है कि उन्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसे उन्हें दुकानें बेचने में कोई आपत्ति नहीं। इसके बाद वो कहता है कि उन्हें और भी ज्यादा देना होगा, क्योंकि पैसों की उसकी प्यास की कोई सीमा नहीं है। शहर के लोग शांति से ये शर्तें मान लेते हैं और पूछते हैं कि वो कितना चाहता है। उनमें से हर एक अपने पैसे उसे देता है ताकि वो देखे और ये उदार तोहफा स्वीकार करे। जेफ एक खास स्किल एक्टिवेट करता है जो किसी भी फाइनेंशियल इनफ्लो को बढ़ा देती है और खुशी से उन्हें स्वीकार करता है। कुछ देर बाद उसे कई मैसेजेस आते हैं कि उसके शहर में बहुत से लोग आए हैं। जेफ को एहसास होता है कि ये सब हाई क्वालिटी गियर की वजह से है और सोचता है कि ये कहाँ से आ रहा है। वो कहता है कि ये खबरें पूरी दुनिया में फैल गई हैं और कई विदेशी यहाँ आने लगे हैं। वो अंदाजा लगाता है कि ये लोग शायद उसकी नजरें जीतने या उससे जान पहचान बनाने आए हैं। जेफ के चेहरे के भाव से साफ है कि उन्हें शायद पता नहीं कि आज रात कुछ बड़ा होने वाला है। धीरे धीरे वहां से बदलाव उठने लगते हैं और दुनिया पर एक बेमिसाल खतरा मंडराने लगता है। जो लोग इस सारे वक्त गेम में थे, वो अचानक खुद को गलियों में पाते हैं क्योंकि उन्हें गेम से बाहर फेंक दिया गया। जेफ ये देखता है और कहता है कि वो वक्त आ गया जब गेम हकीकत को सोख लेता है और उसकी नकल बनाने लगता है। उससे कोई स्किल निकालने का विकल्प मांगा जाता है और वो फौरन कहता है कि पैसे निकालना चाहता है। जेफ खुशी से बताता है कि लेवल 10 से ऊपर के प्लेयर्स अब स्किल्स निकाल सकते हैं। उसे महसूस होता है कि गेम की उसकी विशेषताएं असली जिंदगी में भी आ गई हैं और समझता है कि ये एक साथ होता है। वो अपने घर से बिना गिरने के नुकसान की परवाह किए पूरी तरह निडर होकर कूद जाता है, क्योंकि अब वो गेम जितना ही ताकतवर है। चारों तरफ देखकर कहता है कि कत्लेआम आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया। आम लोग चारों तरफ देखते हैं और यकीन नहीं कर पाते कि अपोकैलिप्स गेम असली दुनिया में आ गया है। उनमें से कुछ कहते हैं कि उन्हें कोई परवाह नहीं, वो जिंदगी से थक गए हैं, इसलिए स्किल्स चुनते हैं और अराजकता फैलाने लगते हैं। जाहिर है, अगर आम लोगों को सुपर पावर दे दो तो वो जो चाहते हैं करने लगते हैं और तबाही मचाते हैं। कुछ इनविजिबिलिटी चुनते हैं, कुछ अपनी जिंदगी आसान बनाने के लिए फायर एबिलिटीज चुनते हैं। इधर हम एक कॉरपोरेशन की विला में पहुंचते हैं जहां जेफ आता है। एहसास होता है कि यही वो जगह है जो वो ढूंढ रहा था। वो इस इमारत को ध्यान से देखता है और समझता है कि इन लोगों के साथ उसका हिसाब बाकी है, जिसके बारे में अभी कुछ पता नहीं। अचानक कहीं से कुछ लोग उसके सामने प्रकट होते हैं और कहते हैं कि आज वो अमीर होंगे।
उनमें से एक हुक्म देता है कि वो अपनी सारी कीमती चीजें दे दे, वरना उसकी टांगें तोड़ दी जाएंगी। एक और आदमी कहता है कि उसके भाई ने अपोकलिप्स में लेवल 11 हासिल किया है, इसीलिए विरोध न करना बेहतर है। जेफ कहता है कि इस दुनिया में बेवकूफों की अविश्वसनीय तादाद है और फिर से बेचारगी से हाथ जेब में डाल लेता है।